नमस्कार दोस्तों। अगर आपने ध्यान दिया होगा न्यूज़ पे तो आपने देखा होगा कि मोदी जी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गए हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में एक डील साइन हुई है जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होने वाला है फ्यूचर में। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले थे कि ऐसी क्या डील हुई है और यूरेनियम के ऊपर क्या डील हुई है और इंडिया से उसको क्या प्रॉफ़िट होने वाला है। तो 9 जुलाई 2026 को पीएम मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मिलते हैं जिनका नाम है अटॉर्नी एल्बेंसे, जिनसे वहाँ पे एक यूरेनियम के एक्सपोर्ट के ऊपर डील होती है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहले कोई एग्रीमेंट नहीं था, हमारे पास पहले भी एक एग्रीमेंट था जिसका नाम था सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। लेकिन वो बस पेपर पे ही था, जो असली लार्ज स्केल पे कोई अगर हमें यूरेनियम वहाँ से इम्पोर्ट करना होता ऑस्ट्रेलिया से, उसका कुछ ऐसा साधन नहीं था। अब यूरेनियम के ऊपर डील हुई है, उसमें यही चीज़ हुई है। तो अब बात करते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो हम चाहते अब इंडिया का सपना है कि हम अपने न्यूक्लियर पावर को बढ़ाएँ। हम अपने न्यूक्लियर पावर को 100 गीगावाट, जो हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी है 2047 से पहले उसको बढ़ाना चाहते हैं, 100 गीगावाट करना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा? ये होगा कि हमें कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने पड़ेंगे। और न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्या चाहिए होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक फ्यूल चाहिए होता है, जो होता है यूरेनियम। न्यूक्लियर पावर प्लांट को यूरेनियम चाहिए होता है। तो इंडिया के पास ऐसा नहीं है कि यूरेनियम नहीं है, हमारे पास भी यूरेनियम है। लेकिन जो हमारे पास यूरेनियम है वो इतना सफिशिएंट नहीं है, मतलब इनसफिशिएंट है। फिर उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया हमें दे सकता है। फिर तीसरी क्या दिक्कत है कि हम अगर अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बढ़ाते हैं, तो हमारे पास उतनी क्वांटिटी नहीं है, तो हम अपने पावर प्लांट्स को इतनी जल्दी बढ़ा नहीं पाएँगे, क्योंकि फ्यूल ही नहीं होगा। तो अब इस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि हम इसको इम्पोर्ट कर ले रहे थे, जो कि रशिया, कज़ाकिस्तान, कनाडा, फ्रांस या फिर उज़्बेकिस्तान से इम्पोर्ट कर लेते रहे थे। तो अब उसके उसमें एक और नाम शामिल हो गया, ऑस्ट्रेलिया का नाम शामिल हो चुका है। अब हमारे पास इतने सप्लायर्स तो थे, फिर इसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम भी जुड़ गया, क्योंकि अगर कम सप्लायर होंगे तो उससे कुछ रिस्क क्रिएट होता है कि अगर मान लो जियोपॉलिटिक्स का भी टेंशन होती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ती है, मान लो कोई वॉर हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो हमारे पास न्यूक्लियर की कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मान लो अगर हम अपने पावर प्लांट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो पावर प्लांट ऐसा है नहीं कि 1 या 2 साल में बन गया, उसको 5-10 साल लगते हैं बनने में। और फिर उसमें क्या चाहिए होता है कि उसके आपको सप्लाई कंटिन्यूअस चाहिए होगी 10 साल तक। मतलब एक ही बार में नहीं आ जाएगा, वो थोड़ा-थोड़ा करके मँगवाते रहेंगे यूरेनियम को। तो हमें ऐसे सप्लायर्स चाहिए जो कंटिन्यूअसली दे सकते हैं। अब रशिया में तो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, मेन इधर मिडल ईस्ट में भी चल रहा है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि कब क्या हो जाए। इसलिए हमें जो यूरेनियम के एक्सपोर्टर्स हैं, वो और ज़्यादा बढ़ाने हैं। इसलिए हमने ऑस्ट्रेलिया को भी साथ ले लिया। तो हमने ऑस्ट्रेलिया को भी अपने साथ ले लिया, जहाँ से हम अब इम्पोर्ट कर सकते हैं यूरेनियम को। अब ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। ऑस्ट्रेलिया के पास लगभग 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स यूरेनियम रिसोर्स है। मतलब अगर दुनिया के 3 हिस्से करते हैं यूरेनियम रिसोर्स के, तो उसमें से 1 हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास है, जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है। फिर है कि अब हमें ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम तो मंगवा लेंगे, लेकिन हमें इसकी ये बढ़ानी क्यों है? हमें पावर क्यों बढ़ानी है? अपनी मतलब न्यूक्लियर कैपेसिटी क्यों बढ़ानी है? तो हमें फ्यूचर में अगर इंडिया डेवलप करता है, जो कि करेगा, इंडिया ग्रो करेगा, तो हमें एनर्जी की और ज़्यादा नीड होएगी। हमें बहुत सारी एनर्जी की नीड होएगी, जिससे हमारी नीड्स बढ़ जाती है। हमें क्या चाहिए होगा? हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होएगी। हमें ऐसी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी जो कंटीन्यूअस हो, रिलायबल हो, मतलब आती-जाती ना रहे। फिर चाहिए होगी कि हम फॉसल फ्यूल पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि फॉसल फ्यूल एक तो उनकी प्राइस बढ़ती जा रही है। फिर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। फिर हमें लो कार्बन एमिशन चाहिए, क्योंकि फॉसल फ्यूल से कार्बन एमिशन होता है, कोल से कार्बन एमिशन होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कार्बन से खुद का देश ही खत्म कर दें, कार्बन पॉल्यूशन से। तो हमें एमिशन भी कम करना है कार्बन का। तो ये सारी हमारी नीड्स है। अब इसमें से 2 चीज़ें निकल के आती है, जो 2 चीज़ें हमारी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो वो है सोलर और विंड। लेकिन इनमें क्या दिक्कत है? इनमें भी कुछ-कुछ दिक्कत है। एक तो सोलर सोलर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सोलर रात में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकता। सोलर की ये बहुत बड़ी कमी है।
फिर है विंड में, विंड भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन विंड कंटिन्यूअस एक फिक्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकती, क्योंकि हवा की स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी कम ज़्यादा होती रहती है। हाँ, कभी बंद नहीं होता, लेकिन कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे सोलर में एकदम ही बंद हो जाता है, वैसे विंड में नहीं होता, लेकिन विंड में कम पावर मिलती है। अब इन प्रॉब्लम्स को न्यूक्लियर सॉल्व करता है। न्यूक्लियर कैसे सॉल्व करता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक तो लार्ज स्केल पे बना सकते हैं। ऐसे विंडमिल तो हमें कई सारे लगाने पड़ेंगे, सोलर भी एक बहुत बड़ा फार्म बनाना पड़ेगा। लेकिन इनके कंपेयर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो छोटी जगह पर बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हैं। जो करीब एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरे शहर या कई पूरे स्टेट को पावर दे सकता है। फिर कार्बन भी कम एमिट करता है, सबसे कम एमिशन न्यूक्लियर का ही होता है इन सब में से। वैसे तो विंड का होता है, लेकिन विंड मिल का होता है, लेकिन फिर उसके ऊपर आता है न्यूक्लियर, फिर उसके ऊपर आता है सोलर, और फिर उसके ऊपर कोल, ये सब आता है। तो सबसे कम होता है विंड का, उसके बाद आता है न्यूक्लियर। फिर क्या है, न्यूक्लियर 24/7/365, मतलब साल में हर एक दिन कई सालों तक न्यूक्लियर पावर प्लांट बिना रुके इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। ये इसलिए ये हमारी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया बस न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ही डिपेंड होना चाहता है। इंडिया में क्या कहना चाहते हैं कि हम इनका सबका ग्रुप बनाना चाहते हैं, कि हम किसी एक चीज़ पे डिपेंड ना रहे। हम सोलर का भी यूज़ करें, विंड का भी यूज़ करें, हाइड्रो का भी यूज़ करें, कोल का भी यूज़ करें, गैस का भी यूज़ करें, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी यूज़ करें। तो ये सारा मिलके इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। अब ये तो बात हो गई कि हमें नीड क्यों है। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया की एक खास बात निकल के आती है। ऑस्ट्रेलिया की क्या खास बात है कि हम तो इतना लगे हुए हैं कि हमें एनर्जी नीड बढ़ानी है, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट खोलेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में एक तो दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है, लेकिन तब भी ऑस्ट्रेलिया में एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है, वो तो किसी और वीडियो में जवाब दे दूंगा मैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से खुदाई करता है, मतलब माइन करता है यूरेनियम को, बस एक्सपोर्ट कर देता है, मतलब बेच देता है उसको। ना उसको बिल्कुल खुद यूज नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है, ऑस्ट्रेलिया जहाँ से माइन करता है, ऑस्ट्रेलिया में 3 मेजर वो है, माइनिंग ऑपरेशन है। मत माइनिंग की जगह है, 3 मेजर माइनिंग की जगह है। उसमें से एक है ओलंपिक डैम, फिर है 4 माइल, फिर है हनीमून करके। और ये कहाँ पे बेस्ड है? जो जो 2 सबसे बड़े हैं, वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है। इसलिए साउथ ऑस्ट्रेलिया ये वाला हिस्सा, इस बाउंड्री के अंदर वाला, इसको साउथ ऑस्ट्रेलिया ये पूरा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया सबसे मेन हिस्सा है इंडिया के लिए। इसलिए इंडिया जो सबसे मेजोरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो यूरेनियम निकलता है, वो इसी हिस्से से निकलता है, साउथ ऑस्ट्रेलिया से। अब ये सब तो ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया के पास इतना बड़ा भंडार है, इंडिया को अपनी पावर बढ़ानी है तो ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम देगा। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी तक यूरेनियम क्यों नहीं दे रहा था इंडिया को? इतने दिनों से रुका क्यों हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा तो है नहीं कि अभी भंडार है, बहुत पहले से भंडार था। इंडिया को भी काफी पहले से नीड है यूरेनियम की। तो अभी एकदम से क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया अब जाके तैयार हुआ है यूरेनियम देने को, पहले नहीं था। तो इसमें बात आती है कि एक कंट्रोवर्सी हो गई थी न्यूक्लियर वेपन्स को लेके। कंट्रोवर्सी क्या हुई थी कि जब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, तब हमने एक टेस्ट किया था 1998 में पोखरण राजस्थान में, जिसके बाद इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर घोषित कर दिया था कि अब हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो उससे क्या हुआ था कि जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, उसके तहत उसमें क्या होता है, नॉन प्रोलिफ एनपीटी में, एनपीटी एक ट्रीटी है जिसमें क्या है कि 5 देशों को रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है। इसमें क्या है कि जिस देश ने 1 जुलाई 1967 तक अपने आप को न्यूक्लियर घोषित कर दिया था और टेस्ट करके बता दिया था। एक तो न्यूक्लियर बना लिया, फिर उसको टेस्ट भी कर दिया 1967 1 जनवरी तक, उसको एनपीटी में शामिल कर लिया। अब एनपीटी का काम क्या है कि एनपीटी के तहत इनको तो एनपीटी में ले लिया, लेकिन जो एनपीटी में नहीं है उन पे पाबंदी लगा दी कि वो देश अब न्यूक्लियर नहीं बना सकते। अब मतलब बस इन्हीं देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब रहेंगे, और न्यूक्लियर पावर प्लांट की बनाने की परमिशन भी इन्हीं के पास रहेगी, बाकी देश नहीं बना सकते। अगर बाकी कोई देश बनाता है तो उस पर सैंक्शन लगाए जाएंगे, या फिर
एक तो सैंक्शंस लगाए जाएँगे या फिर अगर उसको पावर प्लांट बनाना है तो इन देशों से परमिशन लेनी पड़ेगी और यही देश वहाँ पे जाके बनाएँगे। फिर क्या होता है ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, तो इसके तहत इंडिया इसमें शामिल नहीं था। इंडिया इसमें शामिल नहीं था। इसलिए ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया बस इन्हीं देशों को अपना यूरेनियम बेचता है। इसमें से देखो ऑस्ट्रेलिया का भी नाम नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे बड़ा यूरेनियम वो है, यूरेनियम का भंडार है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया बस एनपीटी के तहत बस इन्हीं देशों को देने की परमिशन देता है। मतलब इन्हीं देशों को यूरेनियम बेचता है, इंडिया को वो मना कर देता है और इंडिया पे बैन भी लगा देता है वहाँ पे यूरेनियम देने पे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कहना था कि अगर हम इंडिया को अपने मतलब इंडिया के ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कहना था कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया का ये सवाल था, मतलब ऑस्ट्रेलिया का कहना था कि अगर हम आपको यूरेनियम देते भी है तो आप उनको अपने न्यूक्लियर वेपन्स में यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यूज करोगे ही सही, लेकिन कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि इंडिया के पास उस टाइम से ही जब न्यूक्लियर वेपन बनाया उस टाइम से हमारे पास 2 फैसिलिटीज़ थी। एक तो सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी में क्या था, जो भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो आता है। फिर एक थी मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटी। मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर आते हैं जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जो भी न्यूक्लियर डिफेंस से रिलेटेड है वो इसमें आता है, और जो सिविलियन लोगों से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, वो इसमें आता है सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में। तो उस टाइम से हमारे पास ये 2 फैसिलिटीज़ थी। तो इसलिए इंडिया उस टाइम भी डिमांड करता था कि हमें यूरेनियम चाहिए और मना कर दिया था। इंडिया अपने सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए डिमांड करता उस टाइम से ही। अब ऑस्ट्रेलिया को क्या चाहिए था उस टाइम पे कि हमें गारंटी चाहिए, इंडिया से गारंटी चाहिए कि क्या गारंटी है कि आप इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, हम आपको अगर यूरेनियम देते भी है तो क्या गारंटी है कि आप अपने सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूज करोगे, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे। आप ऐसा भी तो हो सकता है कि उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना शुरू कर दो, और ये हो भी सकता था लेकिन ऐसा इंडिया नहीं करेगा। अगर कोई और देश होता तो करता, लेकिन इंडिया नहीं करता। क्योंकि एक तो हमारे पास खुद का न्यूक्लियर वो था यूरेनियम, तो उसको हम यूज़ करते हैं, और जो हमें यूरेनियम चाहिए वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए मेन तो। जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स है अब वो बना भी नहीं रहे कुछ खास, तो इतना मिलिट्री के लिए यूज़ नहीं है, लेकिन सिविलियन के लिए चाहिए अब हमें यूरेनियम। फिर आता है जो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे बैन लगा दिया इंडिया पे, मतलब साफ देने से मना कर दिया कि हम यूरेनियम नहीं देंगे आपको। तो अब ये चीज़ें बदलती है जब 2005 से 2008 के बीच में ये चीज़ें बदलती है। इस टाइम क्या होता है कि इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील होती है। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील में क्या होता है कि यूएस देखता है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब तो है, लेकिन वो कुछ अलग चीज़ें शो कर रहा है, अलग पोजीशन बनाए हुए है। बाकी जैसे देश जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उनसे काफ़ी डिफरेंट बिहेव कर रहा है। क्योंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब तो है, एनपीटी का भी मेंबर नहीं है इंडिया, लेकिन इंडिया ने अपनी 2 फैसिलिटीज़ बना रखी है, मतलब सिविलियन प्रोजेक्ट और मिलिट्री प्रोजेक्ट को अलग-अलग कर रखा है। इससे क्या होता है कि इससे जो मिलिट्री प्रोजेक्ट होता है, उसको सिविलियन प्रोजेक्ट से मिक्स नहीं किया जा सकता। मतलब जो सिविलियन प्रोजेक्ट के लिए यूरेनियम आएगा, वो आप मिलिट्री प्रोजेक्ट में नहीं दे सकते, या फिर मिलिट्री प्रोजेक्ट का यूरेनियम सिविलियन प्रोजेक्ट में नहीं देंगे, और फिर मिलिट्री प्रोजेक्ट के इंटरफेयर भी नहीं रहेगी सिविलियन प्रोजेक्ट में। तो उससे क्या हुआ कि हमारी डील हुई यूएस से, और यूएस ने कहा कि आईएई इसको देखेगा, मतलब सिविलियन फैसिलिटीज को आईएई देखेगा। आईएई क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, एनर्जी एजेंसी, आईएईए। तो ये क्या कहती है? ये न्यूक्लियर वॉचडॉग्स है, मतलब डॉग वॉच डॉग्स हैं, मतलब ये ध्यान रखते हैं पूरे वर्ल्ड में। एक तो सेफ और पीसफुल यूज को प्रमोट करते हैं ये न्यूक्लियर के। फिर ये प्रिवेंट करते हैं कि कहीं और कोई देश तो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना ले, मतलब उसको रोकते हैं ये लोग। अमेरिका राजी हो गया कि हम इंडिया को यूरेनियम तो देंगे, लेकिन एक ही शर्त पे, मतलब इंडिया को यूरेनियम तो देंगे लेकिन एक ही शर्त पे, जब आप उसको न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए यूज करोगे, मतलब पावर प्लांट्स के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूज करोगे, और आईएई इसको देखेगा, मतलब आईएई मैनेज करेगा इसको। तब यूएसए ने मंजूरी दे दी इंडिया को। उसके बाद क्या होता है 2008 में, जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है वर्ल्ड वाइड, जो न्यूक्लियर यूरेनियम सप्लाई करता है, उसने भी मंजूरी दे दी कि हम आपको यूरेनियम सप्लाई करेंगे। उसके बाद से ही हमारे ये पार्टनर्स बने जो हमें यूरेनियम सप्लाई करते हैं।
ये रशिया, कजाकिस्तान ये उसी के अंडर आते हैं और ये तभी हमें यूरेनियम सप्लाई करते हैं। यहाँ से न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ने मंजूरी दे दी। अब इसने क्या किया कि इंडिया को अलाउ कर दिया इंटरनेशनल सिविलियन न्यूक्लियर कॉमर्स में आने के लिए। अ, इसमें क्या होता है कि हम मतलब आपस में ट्रेड कर सकते हैं यूरेनियम का। आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो यूरेनियम को। और किसके लिए? मतलब बॉम्ब बनाने के लिए नहीं, सिविलियन फैसिलिटीज़ के लिए। मतलब वो पावर प्लांट्स के लिए। इससे क्या हुआ कि अब जब ये एनपीटी साइन नहीं किया हुआ था इंडिया ने, लेकिन उसके बावजूद जब ये सारे राज़ी हो गए, तो ऑस्ट्रेलिया भी मान गया कि हम भी आपको वो देंगे, यूरेनियम प्रोवाइड करवाएँगे। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे हुई। पहले तो हाँ, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भी मान गया यूरेनियम देने के लिए। जो पहले यूरेनियम देने से एकदम इनकार कर रहा था, वो यहाँ पे मान गया। अब इसकी टाइमलाइन देख लेते क्या कैसी टाइमलाइन थी। तो 1998 में इंडिया अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है पोखरण राजस्थान में। उसको ऑस्ट्रेलिया अपोज कर देता है, बैन लगा देता है कि हम यूरेनियम नहीं देंगे। फिर 2005 से 2008 के बीच में इंडिया यूएसए डील साइन होती है, न्यूक्लियर डील। उसमें क्या होता है कि यूएसए इंडिया को मंजूरी दे देता है। फिर 2008 में एनएसजी ग्रुप मान जाता है इंडिया को, अपने शामिल कर लेता है एनएसजी ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जिसमें यूरेनियम का ट्रेड होता है। फिर 2012 में ऑस्ट्रेलियन पीएम गिलार्ड जूलिया गिलार्ड से गवर्नमेंट की डील हो जाती है, इंडियन गवर्नमेंट की डील हो जाता है। मतलब वो मान जाती है कि हम 2002 में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एक्सपोर्ट पर बैन हटा देती है। जो पहले एक्सपोर्ट पर बैन लगा हुआ था उसको हटा देती है। अब वो मतलब इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये लोग। फिर 2014 में क्या होता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक एग्रीमेंट साइन होता है, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट। पहले तो इन्होंने बैन हटा दिया, फिर एक एग्रीमेंट साइन हुआ 2 साल बाद, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर सिविल कॉपरेशन एग्रीमेंट में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया मान जाता है कि हम आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हमारा यूरेनियम सप्लाई करेंगे। फिर इसके तहत जो डील हुई थी 2017 में, उसकी पहली शिपमेंट होती है। मतलब टेस्ट करके देखते हैं कि अगर हम आपको यूरेनियम बेचते हैं तो आप कैसे संभालोगे। उसकी पहली शिपमेंट होती है यूरेनियम की। फिर 26 में क्या होता है कि जो ऑपरेशन मैकेनिज्म फॉर लॉन्ग टर्म, यहाँ पे तो हमारी डील तो हो गई थी, शिपमेंट तो आ गई थी। अब इसको मजबूत किया जाता है कि अब एकदम पक्का किया जाता है कि शिपमेंट कैसे होएगी, कैसे आगे बात चलेगी, कैसे सारी चीज़ें हैंडल होएगी, उस बारे में बात होती है। और यहाँ से ही सब कुछ चेंज हो जाता है। इसी के ऊपर अभी मोदी जी ने मीटिंग की थी, जो वो ऑस्ट्रेलिया जाके डील साइन की थी। तो ये डील कुछ एक दिन में नहीं हुई, इसको करीब 20 साल लग गए, 1998 से लेके अभी 2026 अब जाके हुई ये डील। मतलब 2005 से लेके 2026 में अब जाके ये डील हुई है। इसमें कांग्रेस का भी सपोर्ट था और बीजेपी का भी सपोर्ट था। इसमें कोई एक पार्टी से नहीं हुआ, पूरे देश ने मिलकर इसको काम किया। अब हम हमें तो ऑस्ट्रेलिया की नीड है, ऑस्ट्रेलिया को भी अपना बेचना है, वो भी समझ में आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया से क्या फ़ायदा होता है? तो इसमें मेन बात आती है चाइना की, क्योंकि चाइना भी डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। पूरे इंटरनेशनल मार्केट में चाइना डोमिनेट कर रहा है। कैसे? क्योंकि चाइना रेयर अर्थ को प्रोसेस करता है, रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस करता है। क्रिटिकल मिनरल्स जो काफ़ी महत्वपूर्ण मिनरल्स है, जैसे सिलिकॉन बनाने के लिए जो मिनरल्स चाहिए होते हैं, वो है उनके पास। फिर है बैटरी सप्लाई चेन है, मतलब बैटरी की बहुत बड़ी चेन है। जो अभी ईवी में जा रहे हैं सब, उसके लिए बैटरीज चाहिए, और बैटरी सबसे बड़ी सप्लाई चेन चाइना के पास ही है। फिर है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे तो चाइना है ही सही। अब इससे क्या होता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। क्या हमें आपसे ये सारी चीज़ें लेनी पड़ रही, तो क्यों ना अब ऑस्ट्रेलिया के पास कई सारे नेचुरल रिसोर्सेस है। ये जो भी सारे नेचुरल रिसोर्सेस चाइना के पास है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास भी है। और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा ही निकले। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का कहना है कि हम आपस में डील कर लेते हैं ना, चाइना को हटा ही देते बीच से। इससे क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज है। इंडिया के पास क्या है कि इंडिया के पास डिमांड है, हमारे पास डिमांड है, मैन्युफैक्चरिंग है, हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जैसे बैटरीज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं मिनरल्स को। फिर है पॉपुलेशन है, डिमांड पॉपुलेशन है इसीलिए डिमांड है। और फिर स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि हम इंडियन ओशन को डोमिनेट करते हैं। मतलब इंडियन नेवी डोमिनेट करती है इंडियन ओशन को, मतलब हमारा ही दबदबा है इंडियन ओशन पे। इसलिए
हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करते हैं मतलब एक दूसरे को अगर साथ में काम करें तो चाइना को पीछे छोड़ के इंडिया ऑस्ट्रेलिया आगे जा सकते हैं। और इससे ऑस्ट्रेलिया का भी फायदा होगा क्योंकि उसके मिनरल्स बिकेंगे तो उनकी करेंसी बढ़ेगी और इकोनॉमी बढ़ेगी। इससे इंडिया का भी फायदा होगा क्योंकि चाइना की डोमिनेंस कम होगी, हमारा भी मार्केट बढ़ेगा। तो ये सारी बात है। पूरा ये जो इसमें है, इसी पे मोदी जी ने बात की और ये सारी चीजें हुई है यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एग्रीमेंट में।